हेलो दोस्तों। आज हम लोग करेंसी कन्वर्टर बनाने वाले हैं। तो करेंसी कन्वर्टर में यहाँ पे देखिए हम कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से करेंसी कन्वर्टर हमने बनाया है। तो अभी हम लोग बनाएंगे तो और अच्छे से इसको बनाएंगे, बट आपको एग्जांपल की तरीके से हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बना के आपको दिखा दिया है कि क्या किया। जैसे कि हमने यहाँ पे ये सारे देश के करेंसी कन्वर्टर, मतलब सारे देश के करेंसी है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे ले लेते हैं क्या, INR ले लेते हैं, ठीक है। इंडिया कहाँ है, INR, ठीक है। INR 88 दिखा रहा है, तो हम मान लीजिए कि 1 INR, यानी 1 INR में हम देखना चाहते हैं USD, ठीक है। डॉलर कितना है, तो देखिए बता रहा है 0.013, ठीक है। ये डॉलर का रेट बता रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे USD टू डॉलर, तो अगर हम 1 दे डालते हैं तो यहाँ पे 0.014 बता रहा है। एक्चुअल में क्या है कि रियल टाइम बता रहा है। यहाँ पे ये जहां से हम एपीआई ले रहे हैं वो यहाँ पे है एक्सचेंज जनरेटर एपीआई, ये थोड़ा सा पीछे बताता है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि 1 USD करते हैं ना, आप 1 USD कर लेते हैं। 1 USD में INR दिखा रहा है 73, ठीक है, 73। और इसमें आप देखेंगे ना 1 USD में तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 72.94 दिखा रहा है ना। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है ये, क्योंकि ये करंट टाइम का है, एकदम रियल टाइम में जो मार्केट में चल रहा है वो उस हिसाब से शायद लेता है ऐसा, ठीक है। और ये थोड़ा पीछे लेता है, एक दिन पीछे लेता है यहाँ पे जो ये एपीआई हमने यूज़ किया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। और ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे 1 कर दिया, सारे देश के जितने भी करेंसी है इसके अकॉर्डिंग बन ले कि 1 USD में कितना CAD हो गया। जैसे हम यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 करते हैं, ठीक है। 1 INR में कितना CAD, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं INR टू CAD। अब अगर आप देखेंगे तो 1 INR में 0.017 CAD, देखिए 0.017 दिखा रहा है ना। अब इसी तरह HKD अगर आप देखेंगे, HKD भी अगर आप देखेंगे ना, तो भी देखिए 1.11 रुपीज में 0.11, तो यहाँ पे देखिए 0.11 नहीं है, 06 है। ये बताया हमने आपको कि थोड़ा सा पीछे का लेता है। अगर आपको रियल टाइम का एपीआई मिल जाएगा तो आपको रियल टाइम के डाटा को फैच करके रियल टाइम आपको दिखाएगा। लेकिन अब क्या है कि रियल टाइम मार्केट में जो डाटाबेस जो एपीआई दे रहे हैं कुछ पैसे वाले हैं, ये फ्री वाला था, इसलिए हमने इसको यूज किया। और भी अच्छा आप ये एपीआई यूज कर सकते हैं, ये एपीआई का ही है, जैसा एपीआई आपको डाटा देगा उस हिसाब से ये कन्वर्ट करेगा। ये एपीआई हमें लगता है 4-5 घंटे पीछे चलते हैं। जैसे हमने SD, अब देखिए ये पूरा सही चल रहा था, ये इसलिए था क्योंकि इसमें कोई भी मार्केट में चेंजिंग नहीं आई होगी। इसमें चेंजिंग आया होगा बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ा हुआ होगा। जैसे ISK, ठीक है। हम ISK देखते हैं, ISK में 1 रुपीज में 1.77 है, देखिए ISK में 1.77 है ना। तो जैसे जैसे मार्केट में उतार चढ़ा होगा, तो अब PHP यहाँ पे भी देख लेते, PHP, ठीक है। PHP देख लेते हैं, 1 रुपीज में 0.66 0.65 है, देखिए इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा सा हुआ, तो वो थोड़ा सा वो चेंजिंग है। तो काफी ये 4 घंटे या कुछ घंटे पीछे चलता है ये हमारा, ओके। सो नाउ हम लोग इसी को तैयार करेंगे। उसके लिए खैर अगर आप प्रोजेक्ट बेस पे देख रहे हैं तो आपको रिएक्ट का नॉलेज अच्छा होगा, ये रिएक्ट पे ही हम पूरा तैयार कर रहे हैं। बट फिर भी हम आपको थोड़ा बेसिक से फटाफट बताते जाएंगे कि आपको सबसे पहले नोड इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, Node.js आपके सिस्टम में, क्योंकि नोड इन्वायरमेंट में हम इसको काम करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं विदाउट नोड इन्वायरमेंट, लेकिन वो बहुत ट्रिकी होता है। ट्रिकी इन द सेंस कि आपको काफ़ी चीज़ें मतलब आसान नहीं होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और नोड इन्वायरमेंट में बहुत ईजिली तरीके से आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके साथ काफ़ी चीज़ें आप अच्छा तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो नोड आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए इंस्टॉल किया है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने इसलिए इंस्टॉल किया था कि हमको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना था, अभी इंस्टॉल भी नहीं किया इसको। तो डाउनलोड करने के बाद जैसे ये वाला वर्जन अब लेटेस्ट है अभी, ठीक है, ये अभी करंटली चल रहा है। अभी ये रिकमेंड है कि ये स्टेबल हो चुका है। आप जाइए CMD में जब इंस्टॉल हो जाए तो, और यहाँ पे डालिए node-v वर्जन देखने के लिए। जैसे मैंने देखिए वर्जन अभी है V12.18.4 और इसमें 14.15.4। मैंने काफ़ी समय से अपडेट नहीं किया है, इसलिए मैंने डाउनलोड किया था, सोचा कि अपडेट कर दो इसको। तो ये जब इंस्टॉल हो जाए आपको सिस्टम में दिखने लगे, तो अब आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए तैयार है नोड इन्वायरमेंट में। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिकी है, ठीक है। और वो आप डॉक्यूमेंटेशन देख के भी आप ऐसे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में बिल्ड कराना होगा आपको। तो अब आपको जैसे कि हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है वो इस फोल्डर के अंदर बनाया है, CC नाम से, यानी करेंसी कन्वर्टर। अब इसी फोल्डर के अंदर हमें दूसरा प्रोजेक्ट हम बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं CMD, ठीक है। तो इसी फोल्डर के पाथ में हमको आना है, E-Web वर्क रिएक्ट प्रोजेक्ट, एंड इसके अंदर ही आना है आपको। आप चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं, CD करके, CMD करके मैनुअली आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे E के अंदर आप जाइए और CD वेब प्रोजेक्ट के अंदर आइए, CD रिएक्ट प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब के अंदर आ जाइए। तो अब वही चीज़ आप वहाँ पे आ गए और ये चीज़ आप यहाँ पे आ गए, इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, ओके। तो अब इसके अंदर जाने के बाद आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है npx create react app, ओके। ऐसे डालना है क्रिएट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे आपको किस नाम से फोल्डर आपको क्रिएट करना है वो हम डालते हैं, ऑल
करेंसी कन्वर्टर, ACC नाम से, ऑल करेंसी कन्वर्टर नाम से हम यहाँ पे डालते हैं और इंटर मारते हैं, तो ये हमारा ऑल करेंसी कन्वर्टर से हमारा बन जाएगा। एक चीज याद रखना है कि आपको जो ये ए है ना, जो कैपिटल पहला अक्षर है वो कैपिटल में नहीं होना चाहिए, आपको स्मॉल में ही इसको रखना है, तभी आपके पास जाके ये इंस्टॉल होगा। अच्छा, अब इसमें कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है, तब तक हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, एपीआई के बारे में, ठीक है। ये एपीआई हमने यहाँ से लिया है, आप देख ही रहे हैं, एक्सचेंज जनरेटर API.io, ठीक है, यहाँ से हमने लिया है, और भी आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे। कल हमने सर्च किया है करेंसी कन्वर्टर API, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, काफ़ी ऑनलाइन ही डालते करेंसी कन्वर्टर, तो देखिए हमने काफ़ी, ये भी एक API है, आपको यहाँ पे गेट में करके आपको देना होगा, और इसमें कुछ प्राइसिंग भी है कि किस तरीके से प्राइसिंग का वर्क है, तो ये सब चीज़ें हैं, हमने ये यूज़ किया था। फ्री में भी ये कुछ API प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ से ये भी API है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो जो ये फ्री ही दे रहे हैं शायद, ये भी इसका API यूज़ नहीं, ये भी प्राइसिंग है, इसका कुछ प्राइसिंग का आप देखेंगे तो क्या है। अच्छा, आप इतना API कॉल करा सकते हैं पर मंथ, वो भी, तो ये तो आपका ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाने में ही खत्म हो जाएगा 1000 API आपको। तो बेसिकली जो फ्री है उसको यूज़ करिए, चलिए, क्योंकि आपको देखना है प्रोजेक्ट तो आप बना नहीं रहे हैं मेनली, अगर आप कहीं हायर लेवल में प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोई, तो उनसे आप API परचेस करवा लीजिए, या फिर आप खुद अपना API बनाइए करंट में, लेकिन आपको खुद अपना API बनाने के लिए हमेशा आपको अपडेट करना होगा, तो इससे बढ़िया आप खरीद लीजिए API जितना हो सकता है। तो ये फ्री वाला है, 2 घंटे 3 घंटे पीछे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे पास रिपोर्ट तो मिलता रहता है इसका। फ्री में और भी होंगे जो रियल टाइम होंगे, आप सर्च कर लीजिएगा और उस तरीके से आप उस API को कॉल करा सकते हैं। सो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो हम वीडियो इसको पॉज कर लेते हैं, और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके, ये हुआ वीडियो। सो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया इसको इंस्टॉल होने में, दिक्कत हो गई थी शायद, दोबारा या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस नाम से नहीं लिया है, तो हमने दोबारा अभी दूसरे नाम से हमने करंट कन्वर्टर नाम से, सॉरी, करेंसी कन्वर्टर नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है, और क्योंकि ACC नाम से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, शायद अटक गया था या क्या प्रॉब्लम थी, काफ़ी टाइम हो गया वो हुआ नहीं, तो इसलिए हमने इसको दोबारा बना लिया। और दोबारा बनने के बाद आपको पता ही है कि किस तरीके से रिजल्ट आता है, और कितने पैकेजिंग है, क्या क्या इंस्टॉल हुआ है, वो सब चीज़ें दिखाता है यहाँ पे। तो हम आ जाते हैं अपने पुराने फोल्डर को बंद कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं, जो पुराना हमारा है यहाँ पे, जो हमने बनाया है CC नाम से, और करेंसी कन्वर्टर खोल लेते हैं, और हम इसको अपने कोई भी कोड एडिटर में आप खोल सकते हैं जो इसमें आपको पसंद है, और ज़्यादातर यूज़ VS कोड होता है, VS कोड काफ़ी अच्छा होता है, तो VS कोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको बंद कर देते हैं। और सो जनरली हम एक टॉपिक आपको बताते हैं कि यहाँ पे 2 ही फोल्डर है, पब्लिक और SRC में हमारा सारा कंपोनेंट्स होता है, जो भी हम रिएक्ट कंपोनेंट्स को बनाते हैं, और पब्लिक में हमने पब्लिकली जो भी चीज़ एक्सेस करना होता है वो चीज़ें होते हैं। चलिए छोटा सा इंट्रो भी दे देते हैं, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट रिएक्ट का वीडियो था, तो द फर्स्ट वीडियो रिएक्ट का है, तो यहाँ पे जो नोड मॉडल होता है इसमें सारे नोड पैकेजिंग सेव होती हैं, जो भी चीज़ें हमें इनबिल्ड मिले हैं, जो भी इस पैकेज में है, पैकेज और जेसन में, ठीक है, उसके अंदर ये सारा पैकेजिंग सेव होती है, और ढेर सारे पैकेज होती हैं, और डिपेंडेंसी होती है किसके ऊपर कौन कौन से पैकेज हैं, वो सब चीज़ें हैं। और पब्लिक में आप जान नहीं रहे कि जो भी पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं। SRC में हम अभी बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम रिएक्ट का वो SRC कर सकते हैं। गिट इग्नोर में अगर हम लोग गिटहब पे कोई भी चीज़ को मतलब अपलोड करते हैं इसमें से, तो ये चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी, यानी ये चीज़ें अपलोड नहीं होगी। जैसे नोड मॉडल्स, ये हम लोग को मतलब गिट पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा MB की फाइल होती है, और ये तो npm इंस्टॉल कर लेंगे तो आ जाएंगे। तो इस तरह जितने भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें गिट पे नहीं अपलोड होंगी, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन में कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है वो चीज़ें सारा चीज़ बता रहा है, और रीडमी में किस तरीके से इसका मतलब कैसे स्टार्ट करना है वो सब चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। और यान लॉक आप में तभी आएगा जब आप यान इंस्टॉल किए हैं, तब आपके अंदर यान आएगा, वरना ये यान लॉक नहीं आएगा। ओके, तो हमने यान भी इंस्टॉल किया, इसलिए यान है हमारे पास। सो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो SRC के अंदर सारे फोल्डर्स हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। SRC के, हाँ ठीक है। सो यहाँ से हमने सारा फोल्डर रिमूव कर दिया, और इसमें यहाँ पे भी हम इसको सारे फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। ओके, सो नाउ हम इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पब्लिक में हमको पब्लिक रूट जो है हमको index.html को एक्सेस करवाता है, ठीक है। और हम यहाँ पे HTML5 को इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ACC लिखते हैं, ऑल करेंसी कन्वर्टर, और यहाँ पे हम div #root, ठीक है। हम div एक रूट नाम का div एलिमेंट बनाते हैं, जिसमें रूट नाम की ID को लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली जो रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट होता है वो रूट नाम से होता है। अब यहाँ पे जो नाम देंगे उसी नाम से हमको यहाँ पे अलाउ कराना होगा कि इस नाम से जो भी हमारा डिव है उसी के अंदर सारे रिएक्ट कंपोनेंट्स
इनबिल्ड हो जाए, यानी आ जाए, ठीक है। सो अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो होता है index.js, इसी फाइल को रिएक्ट सबसे पहले रीड करेगा। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें रिएक्ट में सबसे बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम क्या करता है, ये हमारे रिएक्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, रिएक्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसको कन्वर्ट करता है एचटीएमएल फॉर्म में, एचटीएमएल फॉर्म में शो अप करने के लिए, रिएक्ट डॉम। तो इसमें हम आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है ये, ठीक है, हम ऐसे ही करा लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं यहाँ पे रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ठीक है। रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ये क्या होता है, इंपोर्टिंग का सिस्टम भी आपको पता ही होगा बेसिकली, कि हमने रिएक्ट डॉम से रिएक्ट डॉम में सारा चीज़ इंस्टॉल कर दिए, जो भी चीज़ इसमें पैकेज के रूप में है, हम उसको हम रिएक्ट डॉम, एक वेरिएबल, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल की तरह काम करता है। ये हमने इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको हम रिएक्ट डॉम के अंदर स्टोर कर लिया। अब रिएक्ट डॉम क्या कर रहा है कि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और रेंडर एक फंक्शन है, इसमें दो आर्गुमेंट पास होता है, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट में ये होता है कि किसको हमें रेंडर करना है, ठीक है, एक्स, वाई कहां पे हमें रेंडर करना है, ठीक है। एक्स किसको हमें रेंडर करना है, वाई कहां पे हमें रेंडर करना है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसको लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू, हम यहाँ पे दे देते हैं किसको रेंडर करना है, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं h1, हेलो हेलो h1, ओके। और ये h1 वैसे बेसिकली आप ये सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। और यहाँ y हम देते हैं कि कहाँ पे, हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हम बोलते हैं जो भी चीज़ हम यहाँ पे जो हम दिए हैं div डॉट रूट, जिस नाम को दिए उस नाम को हमको यहाँ पे देना होगा। क्लास भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे रूट लिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट रूट होता है, उस तरीके से आप चाहें तो क्लास ले सकते हैं, जो भी नाम लिखना चाहेंगे वो नाम से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आप डॉट सॉरी बस आप वाई के अंदर ये लिखा और देखेंगे आप। अब इसको रन करने के लिए क्या है कमांड, आपको याद होना चाहिए कि आपको करेंसी कन्वर्टर के अंदर फोल्डर के अंदर आना चाहिए। आप टर्मिनल में आएंगे तो बाय डिफॉल्ट उसी फोल्डर के अंदर आएंगे जिस फोल्डर में ये चीज़ है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से ये चीज़ कर रहे हैं तो आप इस फोल्डर के अंदर आने के बाद ही npm स्टार्ट लिखेंगे, START स्टार्ट, ओके। तो जब आप npm स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ को वो कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए x को कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे h1। अच्छा, ये चीज़ आपको देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में इस तरीके से कभी भी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग है, जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कोटेशन के अंदर। बट ये खूबसूरती है JSX का, JSX इसमें सपोर्ट होता है बेसिकली, वो जावा स्क्रिप्ट और XML का मिक्सअप है। तो आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये कैसे हमारे HTML में शो कर रहा है, क्योंकि ये यही एक खूबसूरती है इसका रिएक्ट डॉम में। रिएक्ट डॉम जो रेंडर कर रहा है वो AJAX की सभी फाइलों को रेंडर कर दे रहा है, मतलब उसको HTML फॉर्म में बदल दे रहा है। और वो कहाँ पे भेज रहा है, index.html के रूट फाइल में यहाँ पे इस तरीके से करता है। जब भी हमारा रिएक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो index.js देखता है, index.js में देखता है रेंडर क्या हुआ है, मतलब रिएक्ट डॉम में रेंडर क्या हुआ है, उस रेंडर को उठाता है। रेंडर हमारा क्या हुआ है, ये हुआ है, उस रेंडर को उठाता है और कहाँ पे पुट करना है वहां पे पुट कर देता है, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो h1 आया है हमारा, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि कंट्रोल एक्स और वाई के स्थान पे हम यहाँ पे रख लेते हैं, जो बेसिकली होता है यहाँ पे जो इनबिल्ड बाय डिफॉल्ट जो होता है वहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूप दिया जाता है। और यहाँ पे हम कंपोनेंट्स का नाम लिखते हैं रिएक्ट के। तो यहाँ पे हम एक ऐप नाम का कंपोनेंट्स बना लेते हैं .jsx, हम इसको JSX दे देते हैं। JS भी आप कर सकते हैं, JSX और JSX में ये हो जाएगा कि आपको काफ़ी सुविधा मिल जाएंगी, मतलब HTML और उस दोनों को एक्सेस करने का। तो हम यहाँ पे देते हैं ऐप नाम का, हमने एक डॉम क्रिएट किया, वर्चुअल डॉम जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इनबिल्ड करा देते हैं import डॉट ऐप। ऐप के अंदर से जो भी चीज़ आ रही है वो हम ऐप में स्टोर करना चाहते हैं, ओके। ऐप के अंदर से जो भी चीज़ आ रही है हम ऐप में स्टोर करना चाहते हैं। अब ऐप से हम क्या रिटर्न कर देते हैं, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ओके। ये हमारा जैसा कि आपको बताया एक्सटेंशन आपने ये डाउनलोड कर लेंगे, ES7 एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आप इस तरीके से आप बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। जिसमें हमने इंपोर्ट कराया रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से रिएक्ट, इसकी भी ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो आप एक फंक्शन बनाएंगे, नॉर्मल फंक्शन है ये, सिर्फ हमने ऐप नाम का एक फंक्शन बनाया है और उसमें हमने रिटर्न कराए हैं डिव को। हम यहाँ पे दे देते हैं h1। देखिए यही AJAX हमने किया है तो h लिखा है, तो हमने HTML के जितने भी फॉर्मेट है वो सब चीज़ें हमारा आ रही हैं, तो ये सुविधा पड़ जाती है और काफ़ी चीज़ें सही रहती हैं h1 से, सॉरी AJAX से। तो AJAX इसलिए यूज़ करते हैं हेलो ऐप, ठीक है, ऐप डॉट JS, ठीक है, हमने ऐसा दिया। और इसी ऐप को हम यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो है ना
एक्सपोर्ट करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करा रहे हैं वो चीज़ हमारे इस ऐप में जाके स्टोर हो जाएगा, और ये ऐप एक वर्चुअल डॉम की तरह क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पे बता दिए भाई ये वर्चुअल डॉम होना चाहिए हमारा कुछ ये, तो ये चीज़ हमारा शो करेगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हेलो H1 कैसे दिखा रहा है, रिफ्रेश करो भाई, हाँ हेलो जे ऐप डॉट जेस, ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है ऐप डॉट जेस। सो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं रिएक्ट को वापस, क्योंकि हमें यहाँ से यूज इफेक्ट तो लेना ही होगा। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। सो अब ये एक्चुअली फंक्शन कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं, हम हुक्स पे सारा काम करेंगे, तो हुक्स बेसिकली फंक्शन कंपोनेंट्स पे ही सारा काम करता है। सो अब हम यहाँ पे इस एपीआई को पहले कॉल कराएंगे, ठीक। इस एपीआई को कॉल कराने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन में हम एपीआई, ठीक है, कॉल या एपीआई सीधे सीधे डाल देते हैं एपीआई, और यहाँ पे हम दे देते हैं फैच। अब एपीआई में हम कौन से एपीआई लेते हैं, ये लेट टेस्ट वाला जो है, इस एपीआई को हम कॉल करते हैं, ठीक। फैच एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो डाटा को फैच कराता है। अब फैच कराने में टाइम तो लगता ही है, तो ये फैच अवेट कराता है, मतलब ये वेट करता है प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। उस प्रॉमिस को होल्ड करेगा कौन, देन। यानी इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर फैच से जो भी डाटा आएगा वो डाटा तब तक होल्ड होगा, जब भी डाटा आ जाएगा तब क्या होना चाहिए, देन तब क्या होना चाहिए, ठीक है। देन में जो भी चीज हम लिखेंगे वो तभी होगा जब इसमें से रिस्पॉन्स हमें कुछ मिलेगा, यानी डाटा कुछ आने के बाद ही हमारे पास यहाँ पे ये शो अप होगा जो भी चीज। तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई RESULT रिजल्ट एक हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे, ठीक है, और एरो फंक्शन, ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन बनाया, और हम बोले कि जो भी चीज इसमें से मिल रहा है वो रिजल्ट के अंदर पास आउट होना चाहिए, ओके, जो भी चीज इसके अंदर से मिल रहा है वो रिजल्ट के अंदर पास आउट होना चाहिए। अब आप देखेंगे अगर console डॉट लॉग करेंगे रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट अभी क्या होगा, जेसॉन फॉर्मेट में होगा। अभी देखिए क्या होता है। अच्छा, अब इसको एसेस करने के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं बटन btn क्लिक, और यहाँ पे हम दे देते हैं ऑन क्लिक इक्वल टू इस फंक्शन का नाम, ओके। इस करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग इस तरीके से फंक्शन या कोई भी हमें अगर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को अगर कॉल करना है तो रिटर्न के अंदर हम कुछ भी कॉल करना है तो हम करली ब्रैकेट के अंदर कॉल कर सकते हैं एपीआई। हम एपीआई लिख दिए, तो अभी आप देखेंगे हम यहाँ पे आ जाते हैं ACC के अंदर, ये पुराना वाला इसको बंद कर देते हैं। अब कंसोल अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे बता रहा है कि स्टेटस ओके है, मतलब स्टेटस 202 मतलब सब कुछ ओके है, यानी हमको कुछ रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। लेकिन ये रिस्पॉन्स हमें शो अप इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जेसॉन फॉर्मेट में है। तो अब इसको जेसॉन फॉर्मेट में, तो जेसॉन से हमें कन्वर्ट करना होगा इसे, ठीक है, जेसॉन कन्वर्ट करना होगा, तो रिटर्न डॉट JSON जेसॉन करेंगे तो जो भी जेसॉन की डाटा है ना उसको कन्वर्ट कर देगा ये हमारा ऑब्जेक्ट, या जो भी चीज होगा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, एरे होगा एरे में हो जाएगा, जो भी डाटा होगा वो डाटा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो हम लोग रिजल्ट डॉट जेसॉन कर दिए, तो जेसॉन भी क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। जेसॉन में भी टाइम लगता है क्योंकि जेसॉन कन्वर्ट करने में वो टाइम लगाता है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर ऐसे कर देंगे, जैसे मान लीजिए लेट x इक्वल टू, ठीक है, जेसॉन कर दिया, और console डॉट लॉग एक्स करेंगे ना, तो देखेंगे तो आपको ये बताएगा कि भाई वेट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो डाटा आया नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रॉमिस बता रहा है ना, पेंडिंग दिखा रहा है, और x में डाटा स्टोर हो गया होगा लेकिन वो शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने तुरंत का तुरंत x में हम x को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमको अगर देखना है कि x में डाटा कैसे आया, तो x डॉट देन, x में जब भी कुछ डाटा आए तब देन डाटा, यानी डाटा फंक्शन बना दिया और एरो फंक्शन से हम डिफाइन कर दिया, ठीक है। जो भी फंक्शन बनाया उससे हम console डॉट लॉग में हम शो करना चाहते हैं, यानी डाटा, यानी अब जो भी डाटा आएगा वो हम console डॉट लॉग में शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अब आप देखेंगे ना तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी, यहाँ पे देख रहे हैं जो भी डाटा आ रहा है ये डाटा है हमारे पास। डाटा में देखिए बता रहा है कि बेस, मतलब ये जो भी बेस है उसका क्या है, यूरो है, ठीक है, और डेट कौन सा है, और इस समय किस रेट से है, मतलब रेट्स इसके मतलब किसके किसके कौन से रेट चल रहे हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है कि मतलब कि अब देखिए यहाँ पे INR की तरह भाई अपना इंडिया ये रहा, ठीक है, 88 रुपीज़ चल रही है अभी यूरो में। अगर डॉलर में देखेंगे तो 1.2101 इक्वल टू 88 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे 88 रुपीज़। तो ये पूरा हमारा रेंज आ गया इसका। अब हमको सिर्फ रेट्स को लेना है, तो बस डाटा डॉट रेट्स कर दीजिए, रेट्स कर दीजिए। तो अभी सिर्फ क्या होगा, अब देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रेट्स आ गए सारे के सारे। तो इस तरीके से फैच एपीआई होता है, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, इस
इस पूरे फैच को यहाँ से ये पूरा यहाँ तक है ना, नहीं 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 नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक है। ओके ठीक है, हम इसको कट कर लेते हैं। अब इसको हम यूज इफेक्ट के अंदर रखेंगे। बेसिकली यूज इफेक्ट क्या काम करता है, यूज इफेक्ट, ठीक, हम यूज इफेक्ट बनाते हैं और एक ये देखिए यूज इफेक्ट में इस तरीके से सिंटैक्स लिखा जाता है। यूज इफेक्ट एक फंक्शन है, ठीक, और इसको इनबिल्ड कराना होगा हमें कुछ इस तरीके से, इंपोर्ट करली ब्रैकेट के अंदर हमको कराना होगा, ठीक है। अगर करली ब्रैकेट के अंदर नहीं कराएंगे तो रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के तरीके से वर्क करता है, तो हमें जो भी ऑब्जेक्ट को रहना होता है वो हमको इस तरीके से लिखना होता है, यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, हम एरो फंक्शन बना दिए। अब एरो फंक्शन के अंदर जो भी चीज पास करेंगे, ठीक है, मान लीजिए हम console डॉट लॉग पास करते हैं, ठीक है, हेलो। सो अब क्या होगा, ये वन टाइम रन करेगा। अभी ना हम इसको हटा देते हैं। इसका मतलब कि यूज इफेक्ट में अंदर जो भी चीज है ना वो रन कर जाएगा, एक समय के लिए तो रन कर जाएगा। अभी यहाँ पे भी हम आपको, अभी देखिए हमने इसको रिफ्रेश जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेलो रन हो गया ना, लेकिन ये वन टाइम के लिए तभी तक रन करेगा जब तक इसके अंदर कोई भी चेंजिंग ना हो। अगर इन केस इसके अंदर कोई भी चेंजिंग होता है, यानी इस फंक्शन के अंदर कुछ भी उतल फुतल होती है, तो ये वापस से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिया, यहाँ पे हम डिपेंडेंसी नहीं दिया कि हमको, हम यहाँ पे अगर ब्लैंक कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ वन टाइम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रियल का मतलब हुआ कि वन टाइम। अगर हमने रिफ्रेश किया और आप देखेंगे यहाँ पे तो एक बार सिर्फ आ रहा है, लेकिन अगर आप हमें इसे हटा देते हैं ना, आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं और क्या करते हैं, आप ऐसे देखो, अभी यूज स्टेट, ठीक है, और यूज स्टेट में हम मान ले लेते हैं डाटा ही ले लेते हैं, ओके, और यहाँ पे हम रख लेते हैं वन डाटा। ये एज आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यूज स्टेट अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, हमको इंपोर्ट भी कराना होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। और यहाँ पे हम दे देते हैं ऑन क्लिक इक्वल टू, एक फंक्शन बनाते हैं ऑन क्लिक के अंदर, ठीक है, एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल एरो फंक्शन बनाते हैं, और उसके अंदर हम देते हैं क्या, सेट डाटा प्लस वन, ठीक है। और इस क्लिक में ना हम डाटा को ही पास आउट कर देते हैं, डाटा भी वन है ना, तो जब क्लिक करेंगे तो इस डाटा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिएगा अभी हमने यहाँ पे दोनों का फर्क हम, जैसे यहाँ पे देखिए हेलो आया, हमने एक क्लिक किया वापस से हेलो रन हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे डाटा स्टेट मतलब डाटा चेंज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि कुछ भी उतल फुतल हो रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि रिटर्न के अंदर कुछ भी चीज अगर होगी तो ये हमारा ब्लॉग रन कर जाएगा। कैसे हुआ, देखिए जैसे क्लिक किया वैसे ही हमारा ये उतल फुतल हो रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये सिस्टम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये वन टाइम ही रन होगा। जब भी ये रन होगा, जैसे रिफ्रेश हुआ सिर्फ वन टाइम, ये जितना भी अंदर कुछ भी रिटर्न हो उससे मतलब नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम दिया जाता है कि सपोज आप मान सकते हैं यहाँ पे कि 4-5 यूज स्टेट हमने यूज किया है, जिसमें डाटा है, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3। आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डाटा में ही ये चेंज हो, तो आपको यहाँ पे देना होगा डाटा। तो आप अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा कि जितनी बार डाटा में कुछ भी चेंजिंग आएगी वो ये रन करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे डाटा में रन हुआ, तो जितनी बार डाटा चेंज हो रहा है ना उतनी बार ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, खैर आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे बताना चाह रहे थे तो बता दिया, ठीक है। सो इसके अंदर वही चीज हम लिखेंगे यूज इफेक्ट, और इसको हम देते हैं कि सिर्फ ये वन टाइम ही रन हो, सिर्फ वन टाइम ही रन हो, अदरवाइज रन ना हो, ठीक है। हम इसको देते हैं वन टाइम रन हो। वन टाइम में हमने क्या दिया, फैच एपीआई लिया और उससे जो भी डाटा मिल रहा है वो रिजल्ट में सेट हो जाए। देन हमने रिजल्ट को एक्स में स्टोर कर लिया, ठीक है, और इसके बाद वापस से एक्स डॉट देन किया, जब एक्स में से डाटा आ जाए तो वो डाटा में चला जाए, ठीक है। अब इसको डी कर सकते हैं कि दोनों डाटा है तो मे भी दिक्कत होगी, यहाँ पे हम डी कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लोकल हो जाएगा, ये ग्लोबल हो जाएगा, तो भी हम इसको डी कर लेते हैं, ओके। और ये डाटा को हम डी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डी डॉट रेंज कॉन्सोल डॉट लॉग, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो जो एक्स से डाटा हमको मिल रही है, यानी जो जेसॉन से कन्वर्ट होने के बाद डाटा मिल रही है, वो डी में स्टोर हो जाए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट डाटा, ओ एक मिनट कॉल, ठीक है, सॉरी कॉल आ गया था। सो नाउ अभी क्या कर रहे हैं कि जो भी एक्स से डाटा मिल रही है वो हमने डी में हम इसको रख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सेट डाटा। अच्छा, यूज स्टेट का भी आपको मतलब पता होगा कि यूज स्टेट क्या होता है। यूज स्टेट बेसिकली क्या होता है, सेट डाटा और डाटा, इसमें सारे वेरिएबल स्टोर होता है, और इससे हम वेरिएबल में जो भी चीज स्टोर करना चाहते हैं वो चीज स्टोर कर सकते हैं ना। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारा 1 है, हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल रखते हैं कि हमको बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर यूज स्टेट के बारे में आपको नहीं पता है
तो आप बहुत से ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के बारे में। ओके, फिर भी आपको हम समझा देते हैं इसको एक बार, ठीक है। यूज स्टेट में दो ये डी स्ट्रक्चरिंग है, एरे डी स्ट्रक्चरिंग है, जिसमें से एक होता है वेरिएबल और एक होता है वेरिएबल को सेट करने का तरीका, और ये इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो डाटा जो भी होगी वो वैल्यू स्टोर करेगी जो भी यहाँ पे है। सेट डाटा, अगर इसमें कुछ भी हमको सेट करना होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, सेट डाटा एक फंक्शन का, वो इसमें सेट करेगा। तो ये एक अलग टेक्निक है, अगर आप यूज करते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। तो हमने क्या किया कि सेट डाटा के अंदर हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, डी डॉट रेट, रेट है ना, रेट्स है ना, देख लेते हैं डी डॉट रेट्स, ठीक है। और डी डॉट रेट्स हम देख लेते हैं और यहाँ पे कॉन्सोल कर लेते हैं ना, यहाँ पे हम देते हैं डाटा, ठीक है, और जरा रिफ्रेश करते हैं। अच्छा हो गया, हाँ डी डॉट रेट से ये यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं शो होगा, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। आप इसको कॉन्सोल में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जब भी हो जाए ये आ जाए तो कॉन्सोल डॉट लॉग हम यहाँ पे देते डाटा, ठीक है। कौन सा डाटा, ये वाला डाटा, यहाँ पे डाटा सेट हो गया। तो ये डाटा आ रहा है कि नहीं हम देख लेते हैं, ठीक है, कॉन्सोल में। तो यहाँ पे देखिए सारे कॉन्सोल में सारा डाटा आ रहा है हमारे पास। यहाँ तक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इनकेस वीडियो के बाद भी, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। हम व्हाट्सअप नंबर आपको दे देंगे, आपको हम डायरेक्ट टीम मेंबर से आके आपको हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉर्ट आउट करेंगे अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। सो नाउ अभी हम यहाँ पे हमने सेट कर दिया सेट डाटा, डाटा इक्वल टू दिस। तो अभी आप देखेंगे कि डाटा में जो भी आ रहा है ना, ये देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे हम इसे एरे में रखना चाहते हैं। एरे में क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि एरे में रहने से हमें काफी बेनिफिट होगी, हमें कोड को थोड़ा अच्छे से करने के लिए। मतलब एरे क्या होगा कि हम चाहे तो उसकी मैपिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की भी मैपिंग कर सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि उसमें की और वैल्यू दोनों अलग अलग होंगी, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हम दोनों तरीके से आपको करके दिखा देंगे यहाँ पे, बट अभी हम क्या करते हैं कि इस एरे को अभी क्या है, ऑब्जेक्ट को ना हम एरे में स्टोर करते हैं। एक एरे में क्या, एरे में हम आईडी, वैल्यू और नेम नाम से स्टोर करते हैं। किस तरीके से अभी हम दिखाते हैं आपको। जैसे हम एक यहाँ पे हमने एक यूज इफेक्ट और बनाते हैं, यूज स्टेट हम एक और ले लेते हैं और इसमें लेते हैं डाटा एरे, ठीक है, ARRAY एरे, ठीक है। डाटा सेट डाटा, यहाँ पे डाटा लिखा और यहाँ पे सेट डाटा एरे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कि ये एरे है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब एक और यूज इफेक्ट हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा यूज इफेक्ट हो गया, और एक और हम यूज इफेक्ट ले लेते हैं, और उस यूज इफेक्ट में क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हम ले लेते हैं और उसमें एक फंक्शन बनाते हैं, और उसमें हम दे देते हैं कि जब भी डाटा जब भी अवेलेबल हो, ठीक है, डाटा जब भी अवेलेबल हो, यहाँ पे भी इफ दे देते हैं डाटा। इफ डाटा हमने क्यों किया है, जो लोग जानते होंगे कि भाई यहाँ पे तो एक बार रन होगा ही, इसलिए किया कि ये फर्स्ट टाइम में भी रन हो जाएगा। तो हम फर्स्ट टाइम में रन नहीं करना चाहते हैं, जब डाटा की वैल्यू अवेलेबल हो तभी हम इसे रन करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम में हम इसे रन नहीं करना चाहते हैं। तो जब भी डाटा आ जाए तब क्या हो, अब देखिए डाटा हमारा ऑब्जेक्ट है और इस एरे में सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा क्या कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अच्छा, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ऑब्जेक्ट डॉट की क्या है, तो इसको हम जरा समझाते हैं आपको। यार किसका कॉल है यार, काम, 1 मिनट, जरा हम कॉल कर लेते हैं, कुछ मैसेज आया है, अर्जेंट है। सो ऑब्जेक्ट डॉट की मैंने क्यों किया है, क्या करते हैं कि देखिए ऑब्जेक्ट डॉट की क्या करता है, हम आपको जरा दिखाते हैं। जैसे कि यही चीज आप मान लो, ठीक है, ये है हमारा, और हम ना मान लीजिए हम एक्स लेते हैं, एक्स के अंदर हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, नेम लेते हैं मान लो, ठीक है। नेम में हम डाल देते हैं आदित्य, कॉमा वर्क में हम डाल देते हैं टीचिंग, ठीक है। हमने 2 चीज लिया ऑब्जेक्ट में, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे कुछ और भी डाल देते हैं, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। कुछ में हम कुछ भी रख लेते हैं, कुछ भी, ठीक है। ओके, हमने एक्स ओके अभी ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमको वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए। खैर एक्स इक्वल टू हमारा ये आ गया, देख लो आप। अब हम मान लो कि इसका एरे बनाना है, मतलब कि जो हमारा की है सिर्फ की का हमें एरे में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन है ऑब्जेक्ट डॉट कीज,
जो कीज है ना, इसके अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे, एक्स डाल दिए, ठीक है, तो एक्स ऑब्जेक्ट है, एक्स के सारे की क्या होंगी, एरे के रूप में बदल जाएंगे। ये देखो आप एक्स के सारे की एरे के रूप में बदल गया, नेम आ गया, वर्क आ गया, कुछ भी आ गया। देखिए यहाँ पे नेम आ गया, वर्क आ गया, और कुछ आ गया यहाँ पे। तो अब इसको चाहे ना तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए हम लेट लेते हैं, या वाई सीधे लेते हैं, वाई इक्वल टू, हम ऐसे ले लेते हैं ना, तो जल्दी हो जाएगा, वाई इक्वल टू, हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, वाई में ये चीज स्टोर हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये कर लो, यहाँ पे हम कर लेते की इक्वल टू दिस, ठीक। तो अब हमारे कीज के अंदर ये सारा चीज स्टोर है, ठीक है। अब अगर हमको वैल्यू इसका चाहिए ना, मान लीजिए आदित्य टीचिंग कुछ भी अगर हमको चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम है। वैल्यू इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ओ बड़े में होगा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और वैल्यूज किसका चाहिए, एक्स का। एक्स क्या है, यानी ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, एक्स, और उसका वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो जो हमारी वैल्यू है ना वो आ जाएंगी। आप समझ रहे हो, जो हमारी वैल्यू है वो आ गई। सो ये चीज है। तो चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होगा कि मैपिंग हो जाएगी। अब जैसे कि अब हम यहाँ पे ये चीज कर लिए कि ऑब्जेक्ट की किसकी चाहिए भाई, हमें डाटा की जो जो की है वो हमारा आ जाए। तो डाटा की हमारा, मान लो भाई डाटा का की, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा सारा डाटा का की एरे बन जाएगा। अब हम इसकी मैपिंग करेंगे, डॉट मैप। मैप क्या करता है, मैप बेसिकली लूप चलाएगा। कैसे लूप चलाता है, मान लो कि जैसे यहाँ पे हमने मैपिंग कर दिया ना, आदित्य टीचिंग और कुछ भी मान लो, ठीक है, वैल्यू के अंदर हमने किया, ठीक है। तो हम वैल्यू डॉट मैप करते हैं ना, मान लो आप मैप करते हैं, और मैप में हम एक फंक्शन बनाते हैं डी, डाटा आ रहा है, और उसमें हम पास कर देते हैं डी को। तो अभी क्या हो रहा है, देखो आप कि डी क्या करता है, बेसिकली डी क्या करता है कि एक एक को उठाएगा। मान ली आदित्य को उठाया और अपने अंदर स्टोर किया, और यहाँ पे जो भी चीज होगा वो चीज पुट कर देगा। मान लो हम डी प्लस 1 कर देते हैं, तो देखिए सबके अंदर आदित्य 1, टीचिंग 1, कुछ भी 1 आ गया ना। यानी कि फर्स्ट आदित्य को उठाया, इसको ना हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट जो भी इसके अंदर एरर होगा उसको उठाया और उसमें वापस से 1 जोड़ दिया, ठीक है। फिर दूसरा उठाया डी मतलब मैपिंग, जो भी वैल्यू में दूसरा वैल्यू है वो क्या है, टीचिंग है, तो टीचिंग में फिर 1 जोड़ दिया, फिर डी कुछ में भी 1 जोड़ दिया। तो ये मैपिंग करता है, यानी लूप चला देता है। तो हमको इसमें वैल्यू बार बार मिल जाती है। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो भी की आ रही है, की एक एरे के रूप में आ गया, ठीक है। इसका मतलब ही कि एरे के रूप में आ गया, इसमें जो भी की होगा वो एरे के रूप में आ गया, उसको मैप कर रहे हैं, और उसका जो भी डाटा है हम उसको डी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। डी में स्टोर कर लेते हैं। डी एक फंक्शन बनाया हमने, यहाँ पे आप ऐसे समझो ना, एरो फंक्शन बना दिया हमने, ठीक है। एरो फंक्शन को हम स्टोर कर लिया डी के अंदर, एक एक वैल्यू को। और अगर आप यहाँ पे आप देखोगे ना, console.log डी करके देखो आप, तो आपको अलग ही रिजल्ट मिलेगा। कि जैसे आप देखो, ये देखो आपको जितने भी करेंसी का नाम था ना, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जो भी जितने भी देश का नाम था, एक के बाद एक हमें शो होने लगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते ना, वैल्यूज लिख देते ना, तो सारी वैल्यू शो होने लगती है यहाँ पे। आजा भाई, नीचे आया क्या, हाँ ओके। यहाँ पे देखिए सारे वैल्यूज शो होने लगा। तो ये तो आपको मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि इस डाटा के अंदर हम सभी एरे को सेट करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे यहां पे हमने क्या बोलते हैं, सेट डाटा एरे। हम यहां पे देते हैं क्या, हम देते हैं कि ओल्ड। अब ये क्या है भाई, ये भी हम समझाते हैं। डॉट 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 ओल्ड, कॉमा, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें आईडी लेते हैं, हम आपको समझा रहे हैं इसमें, के कॉमा सॉरी के, और के कहां से हम ले लेते हैं, के यहीं से हम ले लेते हैं की के रूप में। ये ऑब्जेक्ट के हम यहां से के रूप में ले लेते हैं, ओके। और एक और नेम हम रखते हैं, नेम में हम क्या रखते हैं, डी, बस डी रखते हैं, क्योंकि डी ही वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे हम की ले लेते हैं, कीज ले लेते हैं, ठीक है। तो जो भी नेम होगा वो हमको नेम के अंदर रखना है, और नेम में क्या आ रहा है, ये डी, हमने डी को पास आउट किया, और कॉमा कर देते हैं यहाँ पे, वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू इक्वल टू डी का, सॉरी डाटा का डी। अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात हो सकती है। पहले हम आपको ये समझाते हैं, ठीक है, कि ये चीज हमने क्या किया है। देखो क्या किया हमने कि ये जो सेट डाटा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ओल्ड। ओल्ड मतलब कि एक फंक्शन हम बनाए हैं ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया है ओल्ड, यानी कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं यहाँ पे।
तो अब क्या करेगा कि जो भी इसके अंदर वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को अपने पास स्टोर कर लेगा। आप एक्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ओल्ड ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम उसको यहाँ पे बोल दे रहे कि उसमें जो भी वैल्यू है वो ले लो, और उन सभी वैल्यू को हम यहाँ पे सेव कर दिए। मतलब डॉट 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 का मतलब सेव होता है, मतलब आपको ये देखो डिस्ट्रक्शन का ये एक एडिंग का एक नया जावा स्क्रिप्ट में, जैसे कि मान लो हम सपोज यहाँ पे हम कौन सा लिए थे, एक्स एक्स इक्वल टू हमारे पास देखो ये है ना, अब नहीं हम जेड इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, आदित्य, गोपाल और कृष्णा। ओके, हमने यहाँ पे जेड इक्वल टू ले लिया। अब मान लीजिए इसमें कुछ और भी चीज़ें जोड़नी है मुझे, मान लो कि हमें जेड के अंदर और भी कुछ जोड़ना है, तो हम पुश कर सकते हैं जेड डॉट पुश। लेकिन अब हमें ये नया तरीका पुश, ये बैड तरीका है, ठीक है। अब मान लो डी के अंदर जेड की सारी फंक्शनलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में कुछ और भी होना चाहिए, मतलब एरे, डी एक एरे है और इसमें जेड की सारी चीज़ें हमें स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो या तो हम डी इक्वल टू जेड कर दें, ठीक है, तो अब डी में सारी चीज़ जो थी वो ऐड होगी, लेकिन डी में इसके साथ साथ भी कुछ और भी ऐड होना चाहिए, हम चाहते हैं, मतलब आदित्य के साथ मान लीजिए कृष्णा के साथ मोहन भी ऐड होना है, ठीक है। तो डी में हम क्या करेंगे, डॉट 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 जेड। तो अब जेड में जो भी चीज़ होगी वो आ गई, ठीक, और कॉमा हम यहाँ पे दे देते हैं मोहन, मोहन। तो ये हो जाएगा। तो अभी देखिए कि डी में 4 चीज़ आ गया, क्या, आदित्य आया, गोपाल आया, कृष्ण आया और साथ में मोहन भी आ गया। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि जो भी चीज़ पहले से अवेलेबल है वो तो भाई आई जाए हमारे पास, अब उसके साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़ जाए, यानी कि हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, यानी एक एरे बनाया उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी डाल रहे हैं भाई, आईडी 1 मान लो, फिर कॉमा कर और यहीं पे इस फिर कॉमा नेम डाल रहे हैं, नेम हम ले लेते हैं यहाँ से आदित्य। इसी तरह हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसकी आईडी जो हो, आईडी इक्वल टू के हो। अब ये की क्या है, मैपिंग जब होगी ना तो इसमें एक वैल्यू पास होता है, मतलब की पास होता है, यानी यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ये रन होगा ना इसकी वैल्यू 1 0 होगी, सेकंड टाइम में 1 होगी, थर्ड टाइम में 4 होगी। जितना इसके पास डाटा होगा उतनी बार ये मैपिंग चलेगी और उतनी बार इस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहेगा। आप देखना चाहोगे तो हम यहाँ पे अलर्ट तो नहीं करेंगे, कंसोल कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो, कंसोल डॉट लॉग के। तो आप देखेंगे 0 से शुरू होगा, यहाँ पे आप देखो, आजा भाई, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे तो 0 शुरू हो रहा है। हम सब कुछ रिफ्रेश कर देते हैं और वापस से रिफ्रेश किया और ये देखो यहाँ पे आप देखो 0 1 2 3 और कितने डाटा है, टोटल 31 डाटा है हमारे पास, तो वही दिखा रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं एक एरे के अंदर, पुराना एरे तो हम ले ही रहे हैं, साथ में ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं, क्या की होना चाहिए, नेम इक्वल टू डी होना चाहिए। डी क्या है, जो की आ रही है, बेसिकली जो की आ रही है हमारे पास, की क्या आ रहा है आपको बता ही दिया हमने, ठीक है। और वैल्यू जो हो डी डाटा, यानी ये डाटा का डी, डी क्या है, की। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं उसको भी। जैसे मान लो आप यहाँ पे x इक्वल टू हमने पहले लिया था ना, एक x इक्वल टू एरे, ये रहा ना, हाँ, x इक्वल टू ऑब्जेक्ट हमने बनाया जिसमें x नेम वर्क। अब जैसे हमको वर्क को एक्सेस करना हो तो हम क्या करते हैं, x डॉट वर्क करते हैं ना। तो देखिए हमारे पास टीचिंग आ गया। और एक दूसरा तरीका है, x को हम एरे के अंदर हम यहाँ पे देंगे वर्क। तो आप देख रहे हो वही चीज एक्सेस हुआ यहाँ पे ना, समझ आ रहा है। बस यहाँ पर भी वही काम किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है कि वैल्यू लिया गया है और वैल्यू के अंदर हम डाटा ले रहे हैं, डाटा जो भी डाटा हो भाई उसका डी, डी क्या है, की पास हो रहा है, जो भी प्रेजेंट की होगा। अब जैसे की क्या है हम आपको बता दे रहे हैं, कॉन्सोल की इन द सेंस डी, मतलब डी क्या है, कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं, डॉट लॉग, ओके। और हम यहाँ पे डी पास कर देते हैं ना। आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि आजा भाई, ये देखो ये हमारा डी है, दिख रहा है डी। अब इसी में अगर हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं और यहाँ पे डाटा डी कर देते हैं, यानी डाटा डी यानी डाटा का सी डी ए। अगर डाटा डी करेंगे तो आप देखो उसके अंदर उसके नीचे ठीक उसकी वैल्यू भी आने लगेगी। अब देखो यहाँ पे नीचे आई होगी ये, देन उसकी वैल्यू, ये देन उसकी वैल्यू, ये उसकी वैल्यू। बस हमने वही काम किया यहाँ पर कि एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया और पहले पुराने वाले एरे को तो हम लोग सेव कर ही रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में पहले का की सेव कर रहे हैं, फिर नेम में नेम डाल रहे हैं और वैल्यू में वैल्यू डाल दे रहे हैं। सिंपल सा यहाँ पे ऐसा काम किया जा रहा है। और जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा तो पुराना वैल्यू में तो कुछ नहीं है भाई, 0 है यहाँ पे, तो कुछ नहीं ऐड करेगा, नया डाटा को ऐड कर देगा। यानी फर्स्ट टाइम में जो डाटा आएगा वो डाटा क्या आएगा वो हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम में यही डाटा आएगा, कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और हम यहाँ पे console.log कर देते हैं।
फर्स्ट से लेकर लास्ट तक में क्या क्या डाटा आएगा वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया और ये देखो फर्स्ट में हमारा 0 जाएगा, नेम ये होगा और उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। आईडी ये जाएगा, नेम ये होगी और इसकी वैल्यू हो गई। 2 होगा, नेम होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी। 3 होगा, नेम होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये फर्स्ट टाइम में हुआ रन। सेकेंड टाइम में क्या होगा, वापस से पुराने वाले डाटा को सेव कर रहा है और उसके साथ साथ इसको जोड़ दे रहा है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाला होल्ड हुआ, फिर सेकंड वाला जब आया तो फर्स्ट को लेके साथ में जोड़ दिया। ठीक है, फिर थर्ड वाले में फर्स्ट को लेके साथ में जोड़ दिया। इसको आप ऐसा समझ लो कि ये जो डाटा आ रहा है ना, यहाँ पे शो अप नहीं हो रहा है, लेकिन इसी तरीके से हो रहा है कि एक डाटा ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये चीज आप ऐसे यहाँ पे कंसोल है ना, आप इस तरीके से समझ लो कि जो ये डाटा फर्स्ट टाइम ये आ रहा है तो एक एरे के अंदर स्टोर हो गया ये वाला, दूसरे एरे में दूसरे टाइम में ये भी प्लस ये भी हो जा रहा है, तीसरे टाइम में ये और ये हो जा रहा है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि कंसोल, आप यहाँ पे एक और यूज इफेक्ट बना लो। ठीक है, आप यहाँ पे एक और यूज इफेक्ट बना लो, यूज इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे हम रखते हैं क्या कि डाटा एरे जब भी आए तो console.log डाटा एरे। सो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं और देखो ये आप डाटा एरे आ गया। डाटा एरे किस तरीके से आया है, इसको पहले यहाँ से ये वाला हम कंसोल हटा देते हैं ना। डाटा एरे 32 डाटा एरेज आया है हमारे पास और एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, 0 के अंदर ऑब्जेक्ट, 1 के अंदर ऑब्जेक्ट, 2 के अंदर ऑब्जेक्ट, 3 के अंदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऐसा करने का मतलब क्या था, हम चाहते तो डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन इसको समझाना थोड़ा और इजी हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें आप लोग को बहुत ही हेल्प मिल सकती है बहुत चीज़ों में। ओके, यहाँ एरर क्यों दे रहा है भाई। ओके, टाइप स्क्रिप्ट का ये सोच रहा है कि भाई हम स्ट्रिंग और फाइल देंगे, प्रॉब्लम। ओके, इशू नो कोड है। ओके, नाउ अब हमारे पास इसके अंदर डाटा एरे आ गया। अब डाटा एरे आने का हमने इतना मेहनत क्यों किया डाटा एरे में, मतलब इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए, वो इसलिए कि हमारे पास बहुत ही ईजिली चीज़ आ जाएगी अवेलेबल। अब यहाँ पे हम देखिए डाटा एरे कर देते हैं, सॉरी डाटा एरे। हम बोलते हैं कि जब डाटा एरे अवेलेबल हो, इफ़, ये आपको इनलाइन इफ एल्स पता ही होगा। जब डाटा एरे अवेलेबल हो, कंप्लीट लग रहा है, ओके। अब जब डाटा एरे हो तो डाटा एरे डॉट मैप, ठीक है, मैप हो। हम ना एक मिनट यहाँ पे कर लेते हैं कि ये हो, ना अवेलेबल हो तो लोडिंग हो, लोडिंग हो। अब यहाँ पे हम देते हैं क्या कि डाटा एरे डॉट मैप, ठीक है, और मैप डी, ठीक है, और इसको हम रख लेते हैं ऐसे। यहाँ पे पास आउट करते हैं क्या है कि जो भी डाटा हो वो सिंगल डाटा हमारा, सबसे पहले हम इसको फ्रेगमेंट में कर लेते हैं क्योंकि एक साथ हम एक डिव ले लेते हैं ना, आपको डिव ले लेते हैं सीधा सा डिव। ओके, हम एक डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर हम क्या रखते हैं, सबसे पहले बी रखते हैं। बी में हम डाल देते हैं डी, ओके, डाटा डाल देते हैं बी के अंदर। और इसमें हम यहाँ पे रखते हैं ये, और दूसरा हम रखते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पे क्या, डी डॉट वैल्यू, क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ पे नेम तो है जो, अच्छा यहाँ पे हमको डी डॉट नेम रखना है, सॉरी डी डॉट नेम, और यहाँ पे डी डॉट वैल्यू, क्योंकि देखिए डी मतलब पूरा ये, डी डॉट नेम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेम, और डी डॉट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। सो अभी इसका हम देखते हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए सारा का सारा आउटपुट आ गया हमारे पास, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये। तो ये है हमारा, जी भाई ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पे, इनपुट टाइप कंसोल वंसोल किया गया क्या, अच्छा आईडी ने डिफाइन किया गया तो ऐसे एरर देगा क्या वो। वाह, आईडी बस लिख दिया जाए और अगर डिफाइन ना किया जाए तो क्या कंसोल में आ जाएगा। हाँ भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। डॉम फाउंड 32 एलिमेंट विथ नॉन यूनिक आईडी हैज, सही है भाई। ओके नॉम, तो अभी हमारे पास, अच्छा ये जो एरर आ रहा है वो की वजह से आ रहा है कि हमें यहाँ पे की पास को करना होता है, यूनिक की। तो हम यहाँ पे की रख देते हैं, की इक्वल टू नॉर्मल की डाल देते हैं यहाँ पे,
ठीक है, की इक्वल टू के, और के हम यहाँ से ले लेते हैं। आपको पता ही है के क्या होगा, 0 1 2 3 4, जितनी बार मैप चलेगा उतनी बार की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और यहाँ पे ये वैल्यू, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और ये वैल्यू अभी बता रहा है कि वैल्यू सेट नहीं है, हमने यहाँ पे जो वैल्यू रखा है ना, अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्यों वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू सेट हो जाता है, तो अब इसको हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं चेंज नाम से। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी क्या भाई, 1 घंटा जा रहा है, चलो थोड़ा इसको फास्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, हम चेंज नाम से बनाते हैं, चेंज नाम से एक फंक्शन बना दिया हमने। ठीक है, और चेंज नाम से, ठीक है, फंक्शन चेंज नाम से, और हम यहाँ पे रख लेते हैं फंक्शन चेंज। ओके, अब इसमें तो दो चीज़ पास करते हैं। अगर पास करना है तो मुझे इस तरीके से एक फंक्शन बनाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम उस तरीके से फंक्शन बना देंगे, अगर कुछ पास करने लायक, मान लीजिए हम चेंज करके यहाँ पे कुछ भी फंक्शन बना दिए, इस तरीके से जहाँ पास करेंगे तो अपने आप वो रन हो जाएगा। हम वैल्यू के अंदर क्यों कर रहे हैं यार, ये क्या है, वैल्यू जो है हमारा यही रहेगा। ठीक है, डी डॉट समथिंग, डी डॉट। अब हम यहाँ पे ऑन क्लिक करते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हम एक फंक्शन बनाते हैं क्या, कि चेंज, चेंज नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। उसके लिए हम इसको एक एरे फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। ऑन क्लिक को भी एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन एरो फंक्शन है। ठीक है, आप चाहें तो अगर नहीं एरो फंक्शन पसंद है तो आप फंक्शन करके ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि फंक्शन के अंदर आप ऐसे पास कर रहे हो। बट अब नई चीज़ें हैं तो हम लोग नई चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन हम एक पास करते हैं, उसमें डालते हैं चेंज नाम से, CHANG, चेंज नाम से हम क्या भाई फंक्शन पास करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, तो नहीं आ रहा है भाई, चेंज नाम से हम एक फंक्शन बना लिया। ओके, अब चेंज नाम से हम फंक्शन बना ली, तो इससे क्या बेनिफिट होगा हमारा, जिससे मान लीजिए ई हमने किया और ऑन क्लिक ना रख के हम ऑन चेंज रखेंगे, चेंज, तो हम ऑन चेंज जब भी करें तो ई हमने, और ई ही यहां से हम पास कर दे, ई मतलब ये एलिमेंट। ठीक है, अगर हम ई पास कर रहे हैं तो अपने आप ये हुआ हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट, या एलिमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, तो हम ई मतलब एलिमेंट, और आप यहाँ पे वापस से ई लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे अलर्ट, आप ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू, अगर आप देखेंगे ना, तो जब भी आप चेंज करेंगे ना वैल्यू, भाई क्या हुआ भाई, हाँ देखिए वैल्यू जब भी आप चेंज किए ना, अब देखिए ये हमने लिखा था उसके साथ साथ वो वैल्यू हमारा शो अप कर रहा है ना, तो वो चीजें आपको यहाँ पे दिखाएंगी। तो अभी हमको क्या क्या चीजें पास करना है, सबसे पहले हमको ई तो पास ही करना है, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू चाहिए, जो करंट वैल्यू है वो चाहिए। साथ में जो पिछला वैल्यू है, पिछला वैल्यू मतलब डी डॉट वैल्यू, वो पास करना है, क्योंकि करंट वैल्यू, चलो ठीक है अभी पिछला वैल्यू हम आपको नहीं दिखाते। ठीक है, दूसरा हमें पास करना है क्या, कि ये की क्यों पास करना है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले हम ये ई और के पास कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट और दिस। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम सेट डाटा करते हैं, सेट एरे डाटा। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिकी है, उसको हम आपको समझाते हैं। इसमें हम सॉरी, यहाँ पे हम एक लेट लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि ये सारा डाटा जो है ना, डाटा एरे, ओके, डाटा एरे को हम मैप कराएंगे। ठीक है, मैप डॉट मैप, मैप क्यों कराएंगे, क्योंकि हमको सभी डाटा को एक एक करके बारी बारी से लाना है लूप के थ्रू। तो हम इसमें भी डी रखते हैं, एक एरे बनाते हैं, डी रखते हैं, और उससे क्या कर देते हैं कि डी डॉट सॉरी हम देते हैं इफ, जब भी डी डॉट आई डी इक्वल टू के हो, के इन द सेंस यहां पे जो के पास हो रहा है ये, ओके, जो के पास हो रहा है, के यानी ओके, यानी जो भी चेंज होगा उसका के एक ही होगा। मान लीजिए 0 वाला चेंज हो रहा है तो जो भी चेंज हो रहा है उसका के एक ही होगा। इसको हम आपको समझाते हैं। वो जब डी डॉट आई डी इक्वल टू के हो तो सेट डाटा एरे, सेट डाटा एरे नहीं, सेट डाटा एरे ना करके
किस तरीके से किया जाए। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, कभी कभी ना कंफ्यूजन होता है ना, तो आप मतलब मुझे होता है, तो अभी इसका ना वैल्यू देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है कॉन्सोल डॉट लॉग में। डी डॉट नेम क्या आ रहा है, नहीं वैल्यू क्या आ रहा है, या आईडी देख लेते हैं, डी डॉट आईडी क्या आ रहा है और दूसरा के क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है या नहीं। मतलब फर्स्ट वाला हम लोग कर रहे हैं तो जीरो आना चाहिए ना, जीरो आना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं और चेंज करते हैं तो जीरो आ रहा है, सेकंड वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो सेकंड आ रहा है, यानी ये पूरी सही तरीके से रन कर रहा है कि वो भाई तुम कूल क्यों जा रहे हो। तो अभी हमको जब भी हम इसके अंदर आ गए ना, तो अब हमें कैसे चेंज करना है, हम यहाँ पे करेंगे भाई कि जब भी ऐसा हो जाए ना, तो हम बोलेंगे सेट एरे डाटा के अंदर हमें क्या करना है कि हम पूरा का पूरा ओल्ड को हम रख लेंगे, ठीक है। और जैसा कि जो भी डाटा है उसको हम पूरा का पूरा सेट रखने देते हैं, ओल्ड ही रखने देते हैं, OLD ओल्ड रखते हैं। जो डाटा है उसको तो हम स्टोर कर ही लेते हैं। नहीं, अगर इस तरीके से किया जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ आई थिंक हो जाएगी। और आईडी आईडी भी नहीं 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 ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। सेट डाटा हम यहाँ पास आउट नहीं करेंगे, क्योंकि सेट डाटा पास आउट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इस तरीके से पास आउट करते हैं ना, तो क्योंकि पुराना तो है ही ऐड और साथ में एक और ऐड हो जाएगा जो कि बहुत ही गलत होगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी चीज हो ना, क्योंकि हमारे पास डी आ रहा है, यानी डी इन द सेंस कि एक डी आ रहा है, यानी डी का वैल्यू मतलब ये पूरा एक उठ के आ रहा है, आप ऐसा समझो। तो जो भी डी आ रहा है, यानी अगर हम सीधे यहाँ पे डी देखेंगे ना, कॉन्सोल डॉट लॉग, आप डी देखोगे ना, सॉरी डी आप ऐसे देखो ना, डी देखोगे, अबे क्या हो रहा है भाई, डी आप देखोगे ना, तो जैसे हमने पहला देखा ना, तो इसकी वैल्यू और ये आएगी, जैसे हम चेंज किया, देखिए यहाँ पे है ना, इसकी आईडी ये है, इसका नेम ये है और इसकी वैल्यू ये है, बता दिया ना ऐसा इसमें। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि आपको देना है रिटर्न, आपको रिटर्न कराना है यहीं से कि जब भी ऐसा हो तो डॉट 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 डी, यानी डी में जो भी चीज है वो तो भाई आ जाए बाय डिफॉल्ट, और जो डी डॉट वैल्यू हो, सॉरी जो वैल्यू हो, सिर्फ वैल्यू हो, वो चेंज हो जाए क्या, ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू, यानी जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ना वो वैल्यू, यानी ई तो यहां से ले लिया, और इस समय जो भी टारगेट हो रहा है उसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाए। इस अदरवाइज अगर ये ना मिले तो अदरवाइज रिटर्न डी कर दो भाई, रिटर्न डी। ऐसा क्या होगा कि मान लो भाई कि एक वैल्यू तो मिला हमें, ठीक है, अब दूसरा तो की वाला मिलेगा नहीं, तो बाकी रिटर्न हो जाए सीधा सीधा। अब जब ऐसा हो जाए तो हमें सेट एरे डाटा करना है और उसमें हम करेंगे एक्स को। क्यों ऐसा आ रहा है भाई, क्यों ऐसा आ रहा है, सेट एरे डाटा क्यों ऐसा आ रहा है, हम अच्छा इसके अंदर लिखा है हमने, सॉरी बाहर लिखना है मुझे, ठीक है, ऐसा हो जाए। सो अभी आप देखोगे कि अब जो चेंज नहीं हो रहा था ना, अब ये चेंज होने लगा ना। अरे भाई क्या हमने छोड़ा है, कहीं कुछ छोड़ा है क्या, अच्छा ये कंसोल आ रहा है। तो आप देखोगे जब भी हम चेंज करेंगे ना, यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे वो अब चेंज होने लगा हर जगह, पहले चेंज नहीं हो रहा था, अब चेंज होने लगा उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट अगर इस तरीके से लिखना चाहते हैं, तब भी आपको यही तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू और किस तरीके से हमें चेंज करना है वो चीज़, और रिटर्न किस तरीके से करना है वो चीज़। अब सबसे मुद्दे की बात आती है कि हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो वैल्यू उसके साथ चेंज भी हो, वो कैसे होगा, उसके लिए हम आपको एक पहले फॉर्मूला चीज़ बताते हैं। सबसे क्या हुआ भाई, ओके ठीक है, कुछ गड़बड़ है, नहीं पता नहीं मैंने क्या अंडू किया है। अब आपको एक नई चीज़ जाननी होगी, मान लीजिए आपके पास 2 रुपए में कोई सामान, 2 रुपए में 6 पेन मिलते हैं, ठीक है, तो 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे आपको। तो इसके लिए कैसे होता है कि जो आपका ये 6 है ना, उसको लिखना होता है अपॉन इसकी जो वैल्यू है कितने रुपए में मिलती है वो लिखना होता है, और इनटू 10 करना होता है। ये आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बता दी, लेकिन ये चूंकि और उस पर होता है वो हम आपको वो भी बता देते हैं। माना कि 2 रुपए में हमें 6 पेन मिलते हैं, इसलिए 1 रुपए में कितने पेन मिलेंगे, 1 रुपए में मिलने के लिए 6/2 करना होगा, ठीक है, 6/2 करेंगे तो हमारा 1 रुपए में जितने
पेन मिलेंगे उसकी डाटा आ जाएंगे। ठीक है, अब जब 1 रुपए में डाटा आ गई तो हमको 10 पेन कितने में चाहिए, तो जो डाटा है उसमें से हम इंटू कर देंगे 10 का, तो ये सीधा साधा फॉर्मूला आ जाएगा। यानी जो भी आप ऐसा समझो ना कि जो भी हमको वैल्यू है, मान लीजिए कि यहां पे आप समझ लीजिए कि 1 रुपए में या $1 में, ये मान लो $1 में 75 रुपीज है ना, तो 5 रुपए में कितने, $5 में, सॉरी $5 में कितने रुपीज हो जाएंगे, तो इसके लिए तो आपको सीधा सीधा क्या होगा 75 इंटू 5 कर दोगे आप तो आ जाएगा। लेकिन ये निकला कैसे है 75/1, यानी ये जो वैल्यू है उसको अपॉन किए 1 से और इंटू किए 5 से, वही चीज होगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे 1.5 रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसीलिए 1.5 को हम यहाँ रख देंगे 1.5 और ये चीज सेट हो जाएगा पूरी तरह। बस हमें यही वैल्यू निकालना है, यानी कि पुराना वैल्यू, नया वैल्यू और आने वाला वैल्यू, ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। यहां पे भी वही चीज होगी। क्या हो रहा है कि हमारे पास पहले से अवेलेबल एक वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हमको इन सब से कंपेयर करना है, सबसे कंपेयर करना है। ओके, बस हमको यहां पे, इसलिए पहले हमको यहां पे जो के पास कर रहे हैं, के की पास कर रहे हैं और साथ में यहां पे एक वैल्यू भी पास करेंगे, डी डॉट वैल्यू, यानी जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू, डी डॉट वैल्यू मतलब अभी जो लेटेस्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू, वो वैल्यू भी हम पास कर देंगे। चेंज वैल्यू नहीं, तो चेंज बाद में होगा ना, पहले तो जो पुराना वैल्यू वो पास हो जाएगा और उसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं वैल्यू में, वैल्यू में, ठीक है, उसको हम यहाँ वैल्यू में स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज तो जो जैसा का है तैसा ही रहेगा। यहाँ पे एक खेल खेलना है, यहाँ पे क्या करना है आपको कि डॉट 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 डी कॉमा वैल्यू जो हो, यानी जो अभी वैल्यू है, उसके लिए हम फॉर्मूला आपको क्या बताएं यहाँ पे कि जो चीजें हैं वहां पे आपको कैसे निकालना है कि हमारी ये पुरानी वैल्यू है, ठीक है, ये पुरानी वैल्यू है, ठीक है, ये नई वैल्यू, देखिए ये पुरानी वैल्यू है, ठीक है, और ये नई वैल्यू है और ये उसका डाटा है, यानी डाटा अपान पुरानी वैल्यू इंटू 10। अब यानी यहां पे आपको लिखना होगा डी डॉट वैल्यू, यानी जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, अब देखो ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए सीधा साधा आप समझ लीजिए कि डी डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या है इस वक्त, जो भी ये वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, ठीक है, डी डॉट वैल्यू का हम काउंसिल डॉट लॉग करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा समझ लो ना, ये सारी वैल्यू वो होगा डी डॉट वैल्यू अपॉन करंट वैल्यू, करंट वैल्यू कौन सा है ये VALU वैल्यू इनटू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, मैंने गलत कर दिया क्या, डी अपॉन दिस। अगर मेरे पास, इसको देखने के लिए क्या करना होगा, मेरे पास मान लो कि करंट वैल्यू है हमारे पास 5, अब ऐसे देख लेते हैं ना कि ये है हमारे पास 5 और $5 है और इंडियन रुपीज़ मेरे पास 1 है और मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, हाँ सही है, ठीक है। अब जरा इसको रिजल्ट देखते हैं हम लोग क्या आता है, नल, सॉरी नल तो आएगा ही ना, हाँ सही आ रहा है। अब जरा ISD को हम चेंज कर लेते हैं, इंडियन 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 INR, 1 रुपीज़ में USD कितना है 0.1.3 दिखा रहा है यहाँ पे, जरा देख लेते हैं हम लोग, INR टू USD 1 रुपीज़ में 0.1.4, तो वही चीज़ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्टर बन गया है और इसको किस तरीके से हुआ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला मैथ जो पढ़ता होगा वो बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि यहाँ पे हम चूंकि और इसलिए ही लगा रहे हैं कि भाई हमारी वैल्यू पुरानी, हमारी 5 आइटम, कोई 5 रुपए में 6 आइटम मिलते हैं, ठीक है, आप ऐसा समझ लो ना। एक बार हम इसको फिर समझा लेते हैं, 5 रुपए में मान लो कि $50 है, ठीक है, 5 रुपए में $50 है, तो 1 रुपए में कैसे निकलेंगे या 10 रुपए में कैसे निकलेंगे, 10 रुपए में कैसे निकलेंगे, कितने डॉलर होंगे, तो उसके लिए आपको 1 रुपया निकालना होगा। 1 रुपए में हमको 50/5 करना होगा, तो हमारा 1 रुपए में आ जाएगा। अब इसी में 10 का गुणा कर देंगे अगर 10 रुपीज में, तो 50/5 इंटू 10 कर देंगे तो हमारा वो वैल्यू निकल आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी
कैलकुलेटर आप किस तरीके से इसको और भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आपको अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो, ठीक है। आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर सॉर्ट आउट करेंगे इस चीज़ को। बस इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे यही फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला में बस यही है कि जो हमारा करंट वैल्यू है उसको अपॉन कर रहे हैं। देखिए औसत हम कैसे निकालते हैं, औसत निकालने के लिए मान लीजिए हमारा 1 रुपए में 9 रुपए हो रहा है ना, मान लीजिए 1 में इतना हो रहा है तो 1 में कितना होगा, ठीक है। इसके लिए निकालने के लिए आप मान लीजिए यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे हम ना 2 + 2 कर देते हैं, ओके। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे दिमाग ये है मान लो, ठीक है, इसको हम ये रखते हैं मान लो, ठीक है, ये प्लस ओके प्लस नहीं, ये आपको ना यहाँ हम समझाते हैं। यहाँ पे ऐसे समझो कि मान लो कि ये है, ठीक है, इसके बराबर हमारा हो रहा है क्या, ये वाली वैल्यू, इसके बराबर हमारी ये वाली वैल्यू हो रही है। तो 1 के बराबर क्या कौन सी वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है कि ये अपॉन ये हो जाएगा तो हमारी वो वैल्यू निकल आएगी 1 का। लेकिन ये अपॉन ये करने से आएगी, हमने ये रख दिया अपॉन ये वाली वैल्यू रख देंगे, कौन सी वैल्यू, ये वाली रख देंगे, ठीक है। अब इंटर मारेंगे अगर हम देखेंगे तो 6.0.9 आ रहा है ना। अब देखो 1 रख दिया तो 6.0.9 आ रहा है। वही चीज है, क्या हो रहा है कि ये अपॉन ये इंटू 1 हो रहा है, मान लो ये अपॉन ये इंटू 1, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे वही चीज किया जो मतलब लेटेस्ट वैल्यू है उसके कंपेरिजन में पुराने वाले वैल्यू से, और जो आ रही है उस वैल्यू को हम गुणा कर दिए बस। तो ये अगर आप मैथ जानते हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा, नहीं जानते हो तो अब इसको समझ लो एक बार, और किसी से जो मैथ जानता है उससे आप पूछोगे ना तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और ये डाटा किस तरीके से आता है वो भी आपको समझ में अगर नहीं आता है, पहली बात आप समझने की कोशिश करो, नहीं आता है तो हम आपको 1 बाई 1 आपको समझा सकते हैं, समझा देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको समझने की तो आप व्हाट्सअप करें, आपको हम मतलब आपने इतना देर तक अपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आप पूछ सकते हो, आप इसके हकदार हो, ठीक है। तो आपको हम इसको समझाएंगे और बताएंगे। तो आपका भी होमवर्क ये रहेगा ना कि जैसे हमने यहाँ पे कहाँ गया भाई, INR, Ctrl+F INR, ठीक है, हमने इंडियन रुपीज़ है ना, तो हम जो INR है यहाँ पे है ना वो यहाँ मिडिल में रहे, वहाँ पे हम 1 करें तो वो सब का सब अपने आप शो अप होने लगे। तो ये होमवर्क है, जो भी कर लेगा वो हमें व्हाट्सअप करके बता दे, और इसको हम गिटहब पे पुश भी कर देते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अभी काफ़ी समय हो गया है तो पुश करके हम आपको गिटहब उसमें दे देंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया तो बताइएगा, कुछ भी कमी होगा वो भी बताइएगा, नेक्स्ट टाइम हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज टाइम मिला तो हम इसको बढ़ा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।